शीतल भाई, पहली चीज ये कि अभी जो चुनाव से पहले अभी 2 महीने 1 महीना पहले तक महंगाई और बेरोजगारी पे इंडिया गठबंधन बहुत फोकस कर रहा था कि भाई महंगाई क्या, बेरोजगारी क्या। पर एकदम से अब कास्ट सेंसस सेंट्रल फोकस हो गया है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो बड़ा मुद्दा है शायद महंगाई और बेरोजगारी, जिससे हम सब प्रभावित हैं, लेकिन आम आदमी मतलब जो गांव में रहने वाले लोग, आम आदमी के लिए कास्ट सेंसस उससे बड़ा मुद्दा हो गया है। ध्रुव ध्रुव मतलब इसका सेंट्रल वो क्या बनेगा, कास्ट सेंसस की महंगाई बेरोजगारी? मुद्दे की बात मैं कर रहा हूं, आर्थिक तौर पे। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट 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 अनम्यूट। जी, मैं उस पे आने से पहले थोड़े से तथ्य जो आपने विषय रखा है उससे संबंधित जी मेरे सामने थे वो, तो मैं उनको जरा सा पढ़ देना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज। हाँ, देखिए, हम जो आंकड़ा बनाते हैं, आंकड़ा जो हमने एनएसएसओ ने हमारे पास बना के पेश किया है, उस आंकड़े में एक जैसे आप सर्वेक्षण करते हैं हमारे चुनाव के पहले कि चुनाव में क्या नतीजे आएंगे, तो उसमें एक एरिया रखते हैं कि इसमें एरर मार्जिन कितना है। तो एरर मार्जिन हम रखते हैं 3%, 2%, 4%, जो भी अलग अलग एजेंसीज अपनी अपने हिसाब से जो उनको लगता है कि इतना हमसे एरर हो सकता है, एरर मार्जिन रखते हैं। ऐसे ही हम जब सरकारी आंकड़े भी जो बनते हैं उसमें भी इसी तरह से डिस्क्रिपेंसी उसको कहते हैं, डिस्क्रिपेंसी का एक मार्जिन रखते हैं। आप उसी को देख लें तो इस सरकार की कलई खुल जाती है। ये पहली बार हो रहा है। हमारे यहाँ जो डिस्क्रिपेंसी का मार्जिन था वो पिछले वर्षों में, पिछली सरकारों के दौर में -3.4% होता था, लेकिन इस समय जो मार्जिन है हमारे अभी एनएसओ के दिए हुए आंकड़े में वो +2.8% है, करीब 3%। और दूसरे जो आप कोर सेक्टर्स लेते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग में पा रहे हैं कि आप माइनस में जा रहे हैं, कांस्टेंट। आप उसमें बढ़ ही नहीं रहे हैं, जो रोजगार देने का प्रमुख साधन है उसमें आपकी कोई ग्रोथ हो नहीं रही है। और इन आंकड़ों को जो हम जो कहते हो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को भेज देते हैं बना के, और उस आधार पे आईएमएफ वगैरह से कोई एक बयान ले लेते हैं, फिर उसका ढोल पीटने लगते हैं। आईएमएफ कोई खुद आंकड़ा थोड़ी तैयार कर रहा है, आप जो उसको सप्लाई कर रहे हैं, जिसमें आपका मार्जिन ऑफ एरर इतना बढ़ गया है, उसके बेसिस पे आप उससे भी खुद झूठ बोल रहे हैं, उससे झूठ बोलवा रहे हैं। रियलिटी क्या है कि हमारे ही देश के वर्ल्ड बैंक आईएमएफ में काम कर चुके हमारे मूल के हैं, लेकिन अमेरिकन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले मिस्टर मोदी, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं हमारे, मल्होत्रा साहब तो उनका रेफरेंस देते रहते होंगे। मोदी साहब ने अभी 6 महीने पहले हमारे इन आंकड़ों को, जो अमेरिका में वो जो अप्लाई करते हैं जो फार्मूला, उसके आधार पर जब उन्होंने चेक किया 2022 के अप्रैल जून तक के आंकड़े, जिसमें हम 7.8% अपनी ग्रोथ दिखा रहे थे एनएसओ के अनुसार, उन्होंने जब उसको अपना फार्मूला अप्लाई किया जो अमेरिका में अमेरिकन गवर्नमेंट, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट और वो सब अप्लाई करते हैं, तो उन्होंने पाया कि दरअसल ये जो है ये उन्होंने कहा कि ये 4.8% के आसपास आता है, 4.6% के आसपास आता है। जो 7.8% है वो अमेरिकन सेटअप से जब वो उसको जांच करते हैं तो पाते हैं कि वो तो 5% भी पूरा नहीं होता। 13.1% का एनोमली उनको नजर आता है इसमें। यानी जो सरकार आंकड़े दे रही है और उसको किसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से जांचने पे 13.1% का उसमें गड़बड़ी है। हमारे सुब्रमण्यम स्वामी का अपने हवाला सबने दिया ही, वो कहते ही है कि ये झूठे बना रहे हैं। वो तो कहते हैं मेरे पिता ने एनएसएसओ शुरू किया था, ये आंकड़ा बनाने का हमारा खानदानी काम है और हम इसको जानते हैं कि इसमें ये झूठे आंकड़े बना रहे हैं, क्योंकि जो कोर सेक्टर्स हैं उसमें ये जादूगरी कहीं नजर आती नहीं है। एक्सपोर्ट में आपने क्या किया कि एक्सपोर्ट के आंकड़े को सर्विसेज के आंकड़े के साथ जोड़ दिया और दोनों को जोड़ के बताने लगे एक्सपोर्ट के आंकड़े, तो उसमें 100-150 बिलियन का फर्क आ गया और कहने लगे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया। इस तरह की जादूगरी हो रही है दरअसल। अब मैं आपके उस सवाल पे आता हूं जो आपने कहा
चूंकि ये दो बड़े तथ्य थे आपके कार्यक्रम के वजह से मैंने इनका गूगल किया और पढ़ा, और तो मैं सोच रहा था कि इसको कंट्रीब्यूट कर दूं। अब देखिए, जब इनके जो सामाजिक आर्थिक कारणों के सामाजिक नतीजे आते ही आते हैं। सामाजिक नतीजे ये हैं कि आपके यहाँ जो मध्यम और निम्न मध्यम और एकदम भुखमरी के कगार पे पहुंचे हुए लोग हैं, उनके संबंध के जो अध्ययन है, अभी जो हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई है कि दुनिया में सबसे ज्यादा भूखे नंगे हमारे ही पास है, पाकिस्तान से भी ज्यादा, प्रतिशत में, नंबर में ही नहीं। तो ये जो पोजीशन बनी है वो इसलिए बनी है उसी की वजह से आपका स्कूटर खरीदने वाला, मोटरसाइकिल खरीदने वाला, छोटी मशीन खरीदने वाला, घर में ये कपड़े धोने की मशीन खरीदने वाला, इस सब में गिरावट लगातार आ रही है। अब ये क्या करते हैं, किसी एक सेक्टर में, किसी एक सीजन में अगर कोई एक चीज आगे बढ़ गई, उसी अकेले को पीट देंगे। कि कभी ट्रैक्टर की, मान लीजिए किसी एक मॉडल की वजह से या किसी एक छूट की वजह से या किसी एक घोषणा की वजह से कोई चेंज आया, तो पूरी इकोनॉमी की बात नहीं करेंगे, पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात नहीं करेंगे, कहेंगे वो ट्रैक्टर की सेल देखिए इतनी बढ़ गई। या इसी तरह से किसी हाई एंड प्रोडक्ट की सेल, अगर मान लीजिए कोई एसयू पर्टिकुलर है जिसकी वजह से कोई मार्केट में एक आध तिमाही में कोई पॉजिटिव आया, तो उसकी सिर्फ बात करेंगे, पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात नहीं करेंगे। ये करके ये धोखा हमें दे रहे हैं और समाज को दे रहे हैं। लेकिन नीचे तो समाज की हालत बहुत खराब है आर्थिक रूप से। इसलिए वो सवाल जो राजनीतिक रूप से इंडिया अब खड़ा कर रहा है कांग्रेस के नेतृत्व में, और कांग्रेस में राहुल गांधी जिस पर लगातार एम्फेसिस दे रहे हैं, और अब उनके दूसरे लोग भी जिसका जिक्र करने लगे, जाति जनगणना का सवाल और सामाजिक न्याय का सवाल, ये सवाल उत्तरोत्तर बड़ा होना ही है। ये सही है कि उनके पास आने वाले जो करीब 200 दिन है चुनाव की घोषणा होने से पहले, 170 से 200 के बीच जो दिन है हमारे केंद्र सरकार के पास, उनके पास भी अपना प्रचार अभियान का तरीका बना हुआ है कि इन 170 दिन को किस तरह से एंगेज करना है। वो मीडिया मैनेजमेंट में आजकल बहुत अध्ययन के और बहुत नई तकनीकों का प्रयोग करते हैं। तो रोज कोई न कोई नई चीज या कोई ऐसी चीज जिसपे वो 15 दिन 20 दिन काट सके, ऐसी चीजों पर हमारे जो आजकल जिसको एक बड़ा अच्छा शब्द लोगों ने दिया है, सीआर मीडिया, कि एक हुआ करता है तो सब हुआ हुआ करने लगते हैं नोएडा से। तो ये जो सीआर मीडिया है, ये सीआर मीडिया को वो सौंप दिया करते हैं डेली एक एजेंडा, और वो उस एजेंडे पर उस देश के पूरे एक बहुत बड़े अवाम को चला पाने में अभी भी सफल है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि सोशल डिस्कोर्स ऐसा लग रहा है कि ये बातें नीचे नहीं जा रही हैं, इन पे बात नहीं हो रही। लेकिन गरीब और मेहनतकश और परेशान जनता में निश्चित तौर पर ये सवाल धीरे धीरे प्रेसिपिटेट हो रहा है, और ये सवाल आज नहीं तो कल बड़ा होगा ही होगा। इसे रोका नहीं जा सकता। हालांकि रोकने का बहुत तकनीकी और बहुत ही होशियार प्रयास इस तरीके से हो रहा है कि जो 170 से 200 दिन है, उन 170 के 170 दिन के लिए हेडलाइन क्या हो ये खजाने में तैयार है, और उन हेडलाइंस पर लगातार काम करते हुए हमारे प्रधानमंत्री, और ये सिस्टम हमें आपको मिलेगा, और ये डायवर्जन करने में काफी हद तक फिर भी सफल होगा, जैसा तमाम दक्षिणपंथी स्टेट्स में हम दुनिया भर में देख रहे हैं। वो एक फार्मूला है, अब सब इसका अप्लाई करते हैं, और उसमें जो सूचना और प्रसारण की नई तकनीक है कम्युनिकेशन की, उसका पूरा उपयोग होता है। आज आप देख ही रहे हैं कि विपक्ष में इंडिया वालों ने गूगल से और फेसबुक के मालिकों से शिकायत की है कि आप एक तीसरी दुनिया के देश में उन कानूनों का भी पालन नहीं कर रहे हैं जो आप अपने देश में, जहां से आप पैदा हुए हैं, यानी अमेरिका में करते हैं या पश्चिम में करते हैं। आप इस देश में भेदभाव कर रहे हैं, और सरकार की ओर से ये सब कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। शीतल जी कुछ कहना चाह रहे थे। शीतल जी। हाँ, ये मैं अडानी जी वाले मामले पर अभी 2-3 दिन पहले मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है, 1-2 प्रोग्राम में मैंने जिक्र भी किया है, तो चूंकि वो सारा उन्होंने बताया हिमांशु जी ने, तो उसमें मैं एक इंफॉर्मेशन जोड़ देता हूँ, ये भी जानी चाहिए पब्लिक तक। ऐसा है कि हमारे यहाँ जो प्राइवेट लोग जेट खरीद रहे हैं, प्राइवेट अपने कंजम्पशन के लिए वायुयान जो खरीदते हैं, उस पर 35% की ड्यूटी है। सिर्फ अडानी घराना ऐसा है जो पिछले 2 बार से अपनी खरीद में इस ड्यूटी को भी गायब कर ले रहा है। वो क्या करते हैं कि वो एक गुजरात में एक सेज है, गिफ्ट सेज,
सही तो हिमांशु बयानी जी जानते होंगे कहाँ है ये। गिफ्ट सेज है, तो जो GIFT गिफ्ट सेज है उसमें अडानी जी ने 2021 में एक कंपनी खोली जिसका नाम रखा उन्होंने एक सेकेंड एस्ट्रियोस सर्विसेज IFSC लिमिटेड। इस कंपनी ने सिर्फ एक काम किया, सेज में हवाई जहाज खरीदने का वो जनरली ये फायदा उनको दिया जाता है जो हम मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करते हैं। एक बना बनाया हवाई जहाज खरीदने का ट्रेडिंग है सीधे, इसका कोई मतलब नहीं है। बाकी हर आदमी 35% टैक्स देके हर दूसरा कारपोरेट मंगाता है, लेकिन इन्होंने क्या किया कि एक वहां कंपनी एस्ट्रियोस सर्विसेज IFSC लिमिटेड खोली और जहाज इसमें 35% ड्यूटी बचा के इसमें मंगा लिया। इसके बाद क्या किया कि इन्होंने इसको अपनी ही एक कंपनी कर्नावती एविएशन प्राइवेट लिमिटेड को, जो सेज से बाहर ऑपरेट करती है, जो पहले से कर रही है, अगर वो खुद खरीदती शायद उसने पिछली खरीद पे 35% ड्यूटी दी होगी, तो इन्होंने उसको लीज कर दिया। तो पूरे 35% 800-900 करोड़ के जहाज में 35% सीधे सीधे बचा लिया। ये इन्होंने किया 2021 में। ये कंफर्म डिटेल्स है, इनके रिटर्न्स में फाइल्ड है, तो ये इसमें भाग नहीं सकते। नवंबर 2021 का ये वाला सौदा है। दूसरा सौदा इस समय तैयार हो रहा है, ये भी एक बोइंग जहाज खरीदने का है। सेम मेथड अप्लाई किया गया है। अब इसमें दूसरी इन्होंने एंटिटी बनाई, चूंकि एक ही एंटिटी में 2 बार करते तो टैक्स वालों को दिक्कत होती है इनको छुपाने में। तो इन्होंने सीमेंट वाली अंबुजा सीमेंट खरीदा है, उसकी ओर से एक कंपनी क्रिएट की गई लोटिस IFSC प्राइवेट लिमिटेड, अभी इसी पिछले साल रजिस्टर हुई। अब इसमें इन्होंने नया बोइंग बिजनेस एयरक्राफ्ट 788 करोड़ का बुक किया है, जो आ ही रहा होगा। इसमें भी 35% की ड्यूटी बच जाएगी और इसके बाद ये फिर अपनी ही किसी दूसरी बाहर की कंपनी को लीज पे दे दिया जाएगा। इस तरह से मोटे मोटे ये खुलेआम करते हैं, क्योंकि इनको कोई डर नहीं है कि कोई एजेंसी जो फर्जी आरोप में सिर्फ इस बात पे कि एक गवाह से एक बयान दिलवा लेने में बिना रिकवरी के संजय सिंह को अंदर कर सकती है, जो अडानी पे रोज नाम लेते हैं। लेकिन अडानी खुलेआम ये सब करते हैं और उनका आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये फैक्ट्स अवेलेबल है रिकॉर्ड्स में, ये दोनों फैक्ट ओपन चीट है।